हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि शर्मा। और आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो सेट थ्योरी हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th का जो टॉपिक है राजस्थान बोर्ड, तो यहाँ पर सेट थ्योरी में हमने काफ़ी फंडामेंटल जो है आपको बताया। इसमें स्टार्टिंग में जो है नंबर सिस्टम के बारे में बताया, संख्याओं के बारे में हमने क्लियर किया कि संख्याओं को बिल्कुल A to Z हमने क्लियर किया है, जैसे कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और काल्पनिक भी हमने पढ़ा है। सम्मिश्र संख्याओं को भी हमने देखा है इसमें। इसके बाद में हमने जो है सेट थ्योरी के जो अपने पास में सेट्स जो होता है वो क्या, अपन किसको सेट बोलेंगे, वो चीज़ हमने क्लियर की है। इसके बाद हमने सेट के अंदर दो प्रकार से अपन इसको निरूपित कर सकते हैं। एक तो अपने पास में रोस्टर फॉर्म हो जाएगा और एक हो जाएगा अपने पास में समुच्चय निर्माण रूप। तो दो तरह से समुच्चय को निरूपित किया जाता है। और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने बताया था कि समुच्चय को डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सेट भी अपन दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अगर मान लो A, B इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको तो सतत समुच्चय बोलते हैं। ये भी अपने पास में सतत समुच्चय के रूप में आ जाता है। इसके 4 टाइप्स आपको मिल जाएंगे। और इधर से आप जैसे मंझले कोष्टक में जो लिखोगे A, B, इसको अपन विविक्त समुच्चय या डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। ठीक है, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हमने समुच्चयों के प्रकार पढ़ाया आपको, जैसे एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। इसके बाद में जैसे आपने दो समुच्चयों के आधार पर जैसे तुल्यता आपने पढ़ी कि दो समुच्चय तुलनीय कब होंगे और तुल्य कब होंगे, मतलब बराबर कब होंगे, दोनों में आपने देखा। इसके बाद लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जो समुच्चय हैं इनमें उप समुच्चय किस तरह से बनाते हैं। जैसे मान लो उप समुच्चय क्या होता है, मतलब आप लोग अब तक ये चीज़ क्लियर कर चुके हो कि ये जो नोटेशन है, ठीक है, ये नोटेशन किसका है, सबसेट का है, उपसमुच्चय का है। ये जो नोटेशन है ये किसका है, सुपरसेट का है, अधिसमुच्चय का है। और इसको अगर अपन बात करें ऐसे तो इस नोटेशन को क्या बोलेंगे अपन, इस नोटेशन को बोलेंगे क्या, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब उचित उपसमुच्चय। क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय। और ये जो नोटेशन है इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सुपरसेट। प्रॉपर सुपरसेट मतलब उचित अधिसमुच्चय। ये भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। सबसेट में तो किसी एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हों तो जिसके अवयव उपस्थित होते हैं वो सबसेट कहलाता है, वो उपसमुच्चय कहलाता है। और प्रॉपर सबसेट में क्या है कि ऐसा तो होना ही चाहिए कि एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हों, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि दोनों समुच्चय बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं कि A सबसेट A तो बात बिल्कुल सही है। दूसरी अगर मैं ऐसा बोल दूं कि A प्रॉपर सबसेट ऑफ A तो ये बात गलत हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ठीक है, सबसेट होता है। कुछ राइटर्स क्या है, दोनों सिंबल्स को एक जैसे ही काम में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बिल्कुल क्लियर किया है आपको, चारों सिंबल्स बिल्कुल अच्छे से अलग अलग हैं। ठीक है, आज हम सबसेट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि सबसेट जो है वो, जैसे मान लो मैंने बोला कि A बराबर अपन ने बोल दिया, जैसे कोई सेट है, ये कौन सा सेट है बेटा, कौन सा है, रिक्त समुच्चय है। तो इस रिक्त समुच्चय के अंदर अगर अवयवों की बात की जाए तो कितने अवयव होंगे बताओ, इसके अंदर कितने अवयव होंगे, एक भी नहीं होगा। मतलब मैं अगर बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, मतलब A के अंदर जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है, 0 है। कितनी है, 0। तो 0 अवयव हैं। अब आपने देखा कि A में 0 अवयव है तो A की जो कार्डिनल नंबर है, जो कोटि है, जो गणन संख्या है, जो ऑर्डर है, वो भी क्या होगा, 0 होगा। अब अगर बात करें कि इसका भी कोई उपसमुच्चय बन सकता है क्या, तो बेटा इसका उपसमुच्चय बनने का मतलब क्या है, जब इसमें कोई अवयव नहीं है तो इसके उपसमुच्चय कैसे बन सकते हैं। देखो, अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है तो क्या बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही। क्यों है, क्योंकि आपने जैसे मान लो कोई भी सेट लिया, मान लो B कोई सेट है तो B के अवयव B में तो होंगे ही ना। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, B इज द सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब क्या है कि B के सारे अवयव इस B के अंदर हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो मतलब खुद का उपसमुच्चय खुद समुच्चय होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये इसकी प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ रहे हैं। और इसके बाद में जैसे फाई जो होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है बेटा, रिक्त समुच्चय है फाई, जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है। तो इस रिक्त समुच्चय के अंदर जब अवयव ही नहीं है तो ये तो सभी के अंदर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो मैं इसको सभी का उपसमुच्चय बोल सकता हूं ना। मतलब फाई एक ऐसा समुच्चय है जो बिल्कुल रिजर्व है। रिजर्व मतलब कि सबका उपसमुच्चय है। सबका उपसमुच्चय होने का मतलब क्या है कि कोई भी समुच्चय हो, मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे कि कोई सेट ले लिया
C इक्वल टू 1 2 3, इसको मैंने एक सेट फॉर्म में लिखा है, तो मैं बोलूँ कि फाई इज द सबसेट ऑफ C, तो ये बात बिल्कुल सही है। C की जगह अगर आपने D ले लिया, चाहे कोई भी E सेट ले लिया, कोई भी सेट ले लो आप, क्या होगा, फाई सबका उपसमुच्चय होगा। तो दो बातें क्लियर हुई यहाँ पर, क्या क्या, पहली बात तो कि कोई भी सेट खुद का उपसमुच्चय होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्लियर। एंड सेकंड क्या क्लियर हुआ, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, मतलब जितने भी सेट हैं उन सब का जो सबसेट है वो कौन होता है, फाई होता है, क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी कि कोई भी समुच्चय, जैसे मान लो A बराबर मैंने ये लिखा, अभी अपन इसकी बात कर लेते हैं, तो A को क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे, मतलब रिक्त समुच्चय बोलेंगे। अब एक बात बताओ, आपने अभी पढ़ा कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो A खुद का उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा, तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी ना, इसका एक ही उपसमुच्चय हो सकता है, क्योंकि और तो अवयव ही नहीं है, तो और कितने बनाएंगे इसके, और बना ही नहीं सकते अपन। तो आप इसको देखेंगे तो आपने जैसे मान लो फॉर अपन और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A बराबर मैंने बोला कि ये तो हमने फाई बोल दिया था, तो इसके जो उपसमुच्चय हैं, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या वो कितनी आई बेटा, एक आई, क्योंकि स्वयं का उपसमुच्चय स्वयं होता है, इसलिए खुद हो गया, फाई का उपसमुच्चय फाई हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अवयवों की संख्या कितनी थी, अवयव कितने थे, अवयव अपन ने 0 लिखे थे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैंने मान लो कि B ले लिया एक सेट, तो B बराबर आपने लिखा 1 लिख दिया, चलो इसमें तो 1 लिखने का मतलब क्या है, केवल एक एलिमेंट है इसके अंदर, कितने अवयव हैं, एक अवयव है। तो बेटा इसमें अगर उपसमुच्चयों की बात की जाए तो कितने उपसमुच्चय होंगे, तो उपसमुच्चय कितने होंगे, एक तो खुद B हो जाएगा, B जो है वो खुद का खुद उपसमुच्चय हो जाएगा, और एक उपसमुच्चय कौन हो जाएगा, फाई हो जाएगा। दो उपसमुच्चय तो ये हो गए, समझ में आया कि फाई सबका होता है इसलिए फाई हो गया, B खुद का, ठीक है ना। और कोई उपसमुच्चय होगा क्या, और कोई उपसमुच्चय होगा ही नहीं। B का मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये जो सेट है ये उपसमुच्चय होगा इसका, तो दो उपसमुच्चय हैं यहाँ पर, और अवयवों की संख्या कितनी है, एक है, ठीक है। आप ऐसा भी नहीं, इस एक की जगह आप A भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना। तो उपसमुच्चयों की जो संख्या है, उपसमुच्चयों की संख्या, वो संख्या कितनी है बेटा, 2 है। और अवयवों की संख्या की बात करें तो अवयव कितने हैं, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या वो कितनी है यहाँ पर, वो है अपने पास में कितनी, 1 है। तो एक अवयव है, उपसमुच्चय कितने आए, 2 आए। और अगर 0 अवयव है तो उपसमुच्चय कितना आया, 1 आया। अब आगे अपन बात करें, अगर मान लो मैं उपसमुच्चय यहाँ पर जैसे कि एक अवयव से ज़्यादा, मैं बात कर रहा हूँ कि एलिमेंट अगर एक अवयव से ज़्यादा लें तो कितने उपसमुच्चय होंगे। देखिए मैंने बोला कि A1 कोई अपने पास में समुच्चय है, A1 के अंदर आपने स्मॉल a और स्मॉल b 2 अवयव लिए हैं। कितने अवयव लिए हैं, 2 अवयव। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 2 हो गए। मैं बोलूँ कि उपसमुच्चय कितने होंगे, संभव उपसमुच्चय कितने होंगे, तो कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे। एक तो देखो फाई हो गया, सबका ही होता है, ये तो रिजर्व है। एक क्या हो गया, स्मॉल a लगा के ऐसा लिख दूं तो बेटा ये भी तो एक समुच्चय है, इसके सारे अवयव इसमें है ना, a है ना इसके अंदर, तो ये खुद ही क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें b, तो b ये भी तो उपसमुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट है स्मॉल b, और वो किस में उपस्थित है, इस समुच्चय A1 के अंदर उपस्थित है। तो A1 के ये 1 2 3 उपसमुच्चय तो हुए, और एक उपसमुच्चय कौन होगा, खुद A1 भी तो उपसमुच्चय होगा खुद का। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, स्मॉल a, b, और ये अपन ने मंझला कोष्टक लगाया। तो देखो यहाँ पर कितने उपसमुच्चय हैं, 4। अवयवों की संख्या कितनी है, 2। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ गई, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 4 हो गई। क्लियर है। तो ये अपने पास में 4 जो अपने पास टोटल सबसेट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स के बेसिस पर, 2 एलिमेंट के बेसिस पर। एक अवयव था तो कितने उपसमुच्चय थे बेटा, 2। 0 अवयव थे तो कितने उपसमुच्चय हुआ, 1। और 2 अवयव हुए तो 4।
अगर मान लो मैं A2 कोई सेट ले लेता हूं, इसके अंदर मैंने A, B और C 3 अवयव लिए। कितने अवयव लिए? 3 एलिमेंट्स है यार। अब बात करें कि उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो उपसमुच्चय कितने बनेंगे? उपसमुच्चयों की बात करें तो देखो, एक तो फाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाई। फाई तो सबका होता है, इसलिए इसका भी होगा फाई। फिर क्या आ जाएगा? ए खुद भी एक उपसमुच्चय होगा इसका। ये अगर मैं एक सिंगल एलिमेंट बी ले लूँ तो ये भी उपसमुच्चय हो जाएगा, और एक एलिमेंट सी ले लूँ तो ये भी इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब मैं ए बी ले लूँ, ए कोमा बी, तो भी क्या होगा? एक उपसमुच्चय होगा। अगर अब मैं बी सी ले लूँ, कितना ले लूँ? बी सी, तो बी सी लेने पर ये भी एक उपसमुच्चय होगा, क्योंकि बी और सी दोनों इसमें उपस्थित हैं। और एक मैं ए सी ले लूँ तो ए सी भी एक उपसमुच्चय होगा ना भाई। उपसमुच्चय भी एक समुच्चय होता है, ये जरूर ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मंझला कोष्ठक लगा रखा है। फाई का मतलब क्या है? खाली, रिक्त समुच्चय। मंझला कोष्ठक लगा रखा है मतलब ये खुद भी एक समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये सारे समुच्चय हैं, और ये सारे समुच्चय इसके उपसमुच्चय हैं। तो ए सी भी आ गया, और एक क्या होगा? एक खुद भी खुद का उपसमुच्चय होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए कोमा बी कोमा सी, तो ये भी क्या हो गया? एक उपसमुच्चय और हो गया। तो आपके पास में यहाँ पे कितने उपसमुच्चय हो गए? टोटल सबसेट्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो उपसमुच्चयों की जो संख्या हुई, उपसमुच्चयों की संख्या वो कितनी हुई? 8 हुई। कितनी हो गई? 8। तो समझ में आया ये? तो अवयवों की संख्या कितनी थी यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कितने थे? 3 थे। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आई? 8। तो आप देख रहे हो ये क्या नियम चल रहा है यहाँ पर? मैंने देखा 2 की पावर 0, कितना बेटा? 2 की पावर 0 कितना होता है? किसी भी संख्या की घात 0 हो जाए तो कितना आता है? 1। तो एक उपसमुच्चय आया कि नहीं आया बताओ? आपने यहाँ देखा एक अवयव है, तो 2 की पावर 1 तो कितना आया? कितने उपसमुच्चय आए? कितने उपसमुच्चय आए? 2 आए। 2 की पावर 1 लगाई तो कितने आ गए? 2। अवयवों की संख्या को 2 की घात में लगाओ, उपसमुच्चयों की संख्या मिल जाएगी कि टोटल कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 अवयव थे, तो 2 की पावर कितना लगाया? 2, तो कितने हो गए? 4। 4 उपसमुच्चयों की संख्या आ गई। यहाँ बात करें तो कितना हो गया? 2 की पावर 3, तो कितना हो गया? 8। समझ में आया? क्लियर है ये? तो आपने देखा कि उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? जो अवयवों की संख्या है उसको 2 की पावर में लगा रहे हैं। ठीक है? तो सेम अब अगर बात करें एक फॉर्मूले के फॉर्म में, तो बेटा राइट कर सकते हो, आप लोग लिख सकते हो। वो क्या है कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों, कितने अवयव हों? स्मॉल n अवयव हों, तो स्मॉल n अवयव अगर होंगे तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ जाएगी? जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इक्वल्स टू स्मॉल n। अब ये मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट बोल दिया, तो इससे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, r लिख दो। क्या लिख दो? r। कि किसी समुच्चय A के अंदर अवयवों की संख्या स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r है। तो अब अगर उस समुच्चय के संभव जितने भी उपसमुच्चयों की बात करेंगे तो कितने होंगे, वो काउंट करने के लिए क्या करेंगे? सभी उपसमुच्चयों की संख्या, सभी उपसमुच्चयों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी बेटा? 2 की पावर r आ जाएगी। समझ में आया ये कि 2 की पावर r क्या हो जाएगा? सभी उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद में अगर बात करें एक बात और, जैसे कि सभी अरिक्त, अरिक्त मतलब समझ रहे हो? अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? भाई फाई जो होता है वो अरिक्त होता है, तो सब में एक समुच्चय ऐसा होगा जो रिक्त होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 की पावर r टोटल हो गए, और उसमें से एक को अपने हटा दिया, तो क्या बन गए? अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या मिल गई अपने पास में। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। वही क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? कौन सा बॉक्स बनाओगे? धांसू बॉक्स। ठीक है? जो पढ़ेगा धांसू आएगा कभी ना आंसू। ठीक है ना? ध्यान रखना इस बात को। आगे कभी भी जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वहाँ आप आराम से बना सकते हो, और इसको अपन फंक्शन और रिलेशन में भी बहुत काम में लेंगे। जो फॉर्मूला है इसको वहाँ पर भी अपन देखेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन और होता है। जैसे मैंने कहा कि फाई, तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय है।
चलो ठीक है, मैंने ये कहा कि B बराबर मैंने एक सेट लिखा है ऐसा, तो क्या ये रिक्त समुच्चय है क्या? एक कन्फ्यूजन है, वो क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट्स का कि क्या ये रिक्त समुच्चय है क्या। तो फाई को देखते ही ऑब्वियसली स्टूडेंट क्या बोलते हैं, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसमें कि सर ये भी एक रिक्त समुच्चय है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? ये फाई जो है ना, ये फाई क्या है? ये तो रिक्त समुच्चय है, लेकिन ये जो फाई अगर किसी मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है पूरा। फाई तो रिक्त है, लेकिन फाई को किसी कोष्ठक में लिख दिया मंझले कोष्ठक में, तो वो एक सेट बन गया जिसके अंदर एक अवयव है। आप एक तरह जैसे इस बात को ऐसे समझो, एक क्लास के अंदर मान लो कोई भी बच्चा नहीं है, तो वो क्लास क्या है? खाली है। तो वो बच्चों की क्लास थी, किसकी क्लास थी? स्टूडेंट की क्लास थी, इसलिए अपन ने उसको खाली बोल दिया, वो कमरा खाली हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। एक अगर बात करें एक बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी कमरा नहीं है, क्या बेटा? कोई भी कमरा नहीं है, और कोई भी कमरा नहीं है तो वो बिल्डिंग क्या है? खाली एक तरह से, ठीक है। अब उसके अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर भी एक कमरा है, तो उस बिल्डिंग को एक कमरे वाली बिल्डिंग बोलेंगे ना, एक कमरा उसका एलिमेंट है ना। तो मैंने तो समुच्चय में ये बोला कि अवयव कोई भी हो सकता है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो एलिमेंट ये भी तो फाई भी तो एक एलिमेंट ही हो गया ना यहाँ पे। कैसे? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कमरे के अंदर कमरा हो गया, एक तरह से बिल्डिंग के अंदर एक कमरा हो गया जिसमें कोई बच्चा नहीं है, बच्चा तो इसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो एक एलिमेंट है ना, ये तो अवयव है। जरूरी थोड़ी है कि अपन किसी एलिमेंट को यहाँ पुट करें, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। तो इसलिए इसमें कितने अवयव हैं? अगर अवयवों की संख्या पूछी जाए तो कितने अवयव हैं बेटा? इसके अंदर अवयव कितने हैं? एक अवयव है। कितना है? एक। अवयव की संख्या पूछी जाए। यहाँ पर देखा जाए तो कितने अवयव हैं? 0 अवयव हैं, ठीक है। और अगर मैं और इसको लिखना चाहूँ तो C बराबर मैंने लिखा और ऐसा लिख दिया, तो अब बताइए कितने अवयव हैं? C के अंदर कितने अवयव हैं? आपने देखा जैसे C के अंदर देखो क्या है, ये तो पूरा सेट हो गया, ये जो मंझला कोष्ठक है ये तो सेट का रिप्रेजेंटेशन है, और इसके अंदर एक समुच्चय है, ठीक है, और समुच्चय के अंदर एक अवयव है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर तो एक ही अवयव है, क्योंकि ये समुच्चय है ना, ये अवयव की बात ही व्यवहार करेगा। बहुत स्टूडेंट यहाँ पर 2 अवयव बता देते हैं। देखिए फिर से समझिए इस बात को, क्या हुआ? मैंने ऐसा लिखा C बराबर, और मंझले कोष्ठक के अंदर मैंने एक समुच्चय और डाल दिया, उसमें एक एलिमेंट बिठा दिया फाई, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर अभी आपने बताया था जैसे मंझले कोष्ठक में डाल दिया तो 2 हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर 2 एलिमेंट नहीं है, यहाँ जो अवयव हैं वो कितने अवयव हैं? केवल एक अवयव है। कितना है? अवयव कितना है? एक अवयव है। और वो अवयव क्या है? वो ये अवयव है, ये जो सेट है ना, ये समुच्चय, ये खुद भी अवयव की बात ही व्यवहार कर रहा है यहाँ पर। समझ में आया? देखो अगर मैं इसको ऐसा अगर मैं राइट करता इसको कि D इक्वल टू, मैंने बोल दिया कि फाई, एक तो ऐसे, और एक मैंने बोल दिया स्मॉल a। क्या बोल दिया मैंने? स्मॉल a। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये D बराबर लिखा है। अब आपको क्लियर पता लग रहा है कि ये जो आउटर जो अपने पास में जो ब्रेसेस है, जो अपने पास मंझला जो कोष्ठक है, जो बाहर वाला, इसके अंदर जो भी होगा उसमें कोमा जहाँ आ जाएगा वो सब सेपरेट एलिमेंट काउंट होंगे, अलग अलग अवयवों की बात ही व्यवहार करेंगे। तो देखो बेटा, एक अवयव तो ये रहा और एक अवयव ये रहा, कितने अवयव हो गए? 2 अवयव हो गए इसमें। समझ में आया? तो क्लियर है ये कन्फ्यूजन? चलो ठीक है, इसको आप अगर राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब आता है अपने पास में समुच्चयों पर संक्रियाएं। क्या? समुच्चयों पर संक्रियाएं। अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो है समुच्चयों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं किस तरह से? एक तो होता है जैसे पहली संक्रिया अपन बात करें तो वो क्या होता है? संघ, यूनियन, जिसको अपन बोलते हैं 2 समुच्चयों का संघ या 2 समुच्चयों का यूनियन बोलते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कोई 2 सेट A और B हैं और उनका यूनियन लिखना है तो A यूनियन B ऐसा लिखा जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका गणितीय जो मतलब है वो तो क्या हो जाएगा कि X सच दैट, X कोई एक अवयव है जो किस में है? A यूनियन B के अंदर उपस्थित है। और वो क्या है? X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B।
समझे बात को? मैंने इंग्लिश वाला और लिखा है, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब समझ में आ रही बात आपको कि एक्स एक अवयव है, वो या तो ए का होगा या फिर बी का होगा। मतलब ए का हो सकता है, बी का हो सकता है। समझ में आ गए? तो वो जो भी है अवयव है वो किसके अंदर आ जाएगा? ए यूनियन बी के अंदर। ए यूनियन बी के अंदर आने वाले अवयव क्या होंगे? ए और बी दोनों के अवयव टोटल अवयव होंगे। मतलब कॉमन नहीं बोल रहा हूँ मैं, दोनों में जितने भी अवयव होंगे वो सारे अवयवों को एक जगह एकत्रित कर देंगे, कलेक्ट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी बन जाएगा। अभी एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको बताया कि ए बराबर 1 2 दो एलिमेंट हैं और बी बराबर मैंने बोला 2 और 3। कितना बोला? 2 और 3। अब आपसे अगर मैंने पूछा कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी का आप सिंपली अर्थ ये समझो कि जो भी अवयव अपने पास में ए में और बी में हैं उन सबको एक समुच्चय में लिख देना है, सारे अवयव, और रिपीट कोई एलिमेंट करना नहीं है, क्योंकि रिपीट क्या है, उसमें एक बार ही माना जाता है। ठीक है, इस रोस्टर फॉर्म में अपन रिपीट नहीं करते हैं, वो एक एलिमेंट है, उसको आप एक बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा बेटा? इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 2 अवयव हैं, लेकिन दोनों में कॉमन है, तो अपन क्या करेंगे? 1 2 3। अब देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट आ गए और वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए? इसके भी और इसके भी, दोनों के आगे ना, कोई अवयव छूटा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी बोल देंगे। क्लियर है? अच्छा, ये हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया था, ये हमने एक एग्जाम्पल दिया। अब इसको और थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं। वो क्या चीज़ है? वो है अपने पास में कि वेन डायग्राम, जो वेन आरेख है। देखो वेन आरेख मैं आपको साथ के साथ बताता जाता हूँ, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जो अपने पास यूनियन जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, और बाकी जो ऑपरेशन है उनको भी इसके अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए वेन आरेख में क्या करते हैं, एक आयताकार जो ज्योमेट्री है, मतलब एक आयताकार जो बॉक्स है, इसको तो अपन क्या बोलते हैं? यू से। यू मतलब यहाँ कैपिटल यू है, वो यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है। अभी अपन देख लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है। ठीक है, उसको भी पहले पढ़ लेते हैं। चलो सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? तो सार्वत्रिक समुच्चय में बस इतना आप देखिए, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? अभी अपन ने उपसमुच्चय पढ़े, तो किसी समुच्चय के सभी जो उपसमुच्चय हैं, कितने? सभी उपसमुच्चय। मतलब जैसे मान लो आपके पास में 4 सेट दे रखे हैं, उन 4 सेटों में एक सेट ऐसा है जिसमें बाकी 3 के जितने भी उपसमुच्चय वो सब आ जाते हैं। मतलब बाकी तीनों के तीनों सेटों के जितने भी जो एलिमेंट हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। मतलब विचाराधीन समुच्चयों में ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य सभी समुच्चयों के सभी अवयव शामिल हों, उसको सार्वत्रिक, यूनिवर्सल, नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ाया मैंने आपको, उसमें आपने देखा n क्या है? नेचुरल नंबर है। w क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। और z क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। तो आपने देखा n के सारे अवयव किस में हो गए? w में। w के सारे अवयव किस में हो गए? z में। अगर मैंने इन 3 पर विचार किया तो इन तीनों में ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसमें बाकी सबके अवयव आ जाते हैं? तो z के अंदर आ गए। तो z में क्या बेटा? n के और w के दोनों के आगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो z है ये यूनिवर्सल हो जाएगा, यहाँ पे ये सार्वत्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने मान लो इसमें z के साथ में और एक जो अपने पास r को भी शामिल कर लिया, r का मतलब वास्तविक, और q को भी शामिल कर लिया, q का मतलब परिमेय। तो आप देखो परिमेय का मतलब अपने पास क्या हो गया? परिमेय में क्या आ जाएंगे? ये तीनों आ जाएंगे, और r के अंदर क्या आ जाएंगे? ये सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये r जो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वो इन सभी समुच्चयों के लिए क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। अगर मैं इसी तरह से अपरिमेय संख्या भी ले लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, q डैश भी अगर मैंने लिखा, ठीक है ना। और अगर मैं मान लो इसमें c भी काउंट कर लेता हूँ, c बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, तो वो सब में क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप समझ चुके हो सार्वत्रिक समुच्चय को, और अपन क्लियर एग्जाम्पल देके क्लियर करेंगे। अभी वेन आरेख देखिए कि यूनियन जो संक्रिया है, जो संघ जो है, उसका वेन आरेख कैसा बनेगा। तो बेटा ए सेट अपन ने ये बना दिया, बी सेट अपन ने ये बना दिया,
और इन दोनों समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे, मतलब मैं अगर शेडेड रीजन से इसको शो करूं तो वो क्या हो जाएगा, ये जो टोटल जो अपने पास में ये जो पार्ट है कंप्लीट, इसको अपन क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी बोलेंगे। मतलब कि ये जो पूरा जो पार्ट है आप देखेंगे ए यूनियन बी क्या होगा, ये कंप्लीट, ऐसा नहीं ये वाला पार्ट नहीं, ना ही ये वाला ना ही ये वाला, तीनों मिलकर के जो बन रहा है उसको यूनियन बोल रहे हैं। उसको अपन क्या बोल रहे हैं कि समुच्चयों का संघ बोल रहे हैं। कौन कौन से का, ए और बी का। ऐसे 2 के निकाले अपन ने, ऐसे 3 4 कितने भी समुच्चय हों सबका यूनियन निकाला जा सकता है। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड अपनी नोटबुक में जो भी अपनी बुक है उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।